सभी को नमस्कार। और लोग जो आएंगे धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। हम लोग अपनी बातचीत शुरू करते हैं। जी सर। तो जैसा कि कल ही मैंने आप सभी को ये सूचना दी थी कि आज हम हिंदी कहानी में उसने कहा था कहानी पर बात करें। आप में से कई लोगों ने कहा था कि अगर पहले मालूम हो जाए तो हम उस कहानी को पढ़ लेंगे और कहानी के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो मैं ये उम्मीद आज कर रहा हूं कि उसने कहा था कहानी सभी लोगों ने पढ़ ली होगी। सही है? सबने पढ़ ली है ये कहानी? जी सर। नहीं सर। किसने नहीं पढ़ी है कहानी अभी तक? सर मैंने नहीं पढ़ी। क्यों, क्या हो गया आपको स्वर्णलता? सर इंटरनल एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, तो रात में भी टाइम नहीं मिल पाया उलटने पलटने का? सर निकाला बुक, फिर बुक देखते ही सो गई। अच्छा, किताब को देखते ही नींद आ गई। जी सर। थोड़ी वर्कलोड ज्यादा था तो थकान ज्यादा हो गई थी। और बाकी लोगों ने कहानी पढ़ ली है? हाँ जी सर। बाकी सभी लोगों ने कहानी पढ़ ली? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा। तो इस कहानी पर बातचीत की शुरुआत हम कुछ प्रश्नों के आलोक में करेंगे। जिन लोगों ने ये कहानी पढ़ ली है उनको मेरे ये प्रश्न तुरंत समझ में आ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये जब दो दो प्रश्न मैं करूंगा उसके बाद फिर मैं इस पूरी कहानी के संदर्भों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। प्रश्न यह है कि क्या यह कहानी एक प्रेम कहानी है? और दूसरा प्रश्न कि क्या यह कहानी एक युद्ध की कहानी है? ये दोनों प्रश्न आप अपने मन में रखिए कि हम इस कहानी को किस रूप में देखें। इस कहानी जो लिखने का समय है यह 1915 है। सबसे पहले यह कहानी सरस्वती नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने कुल 3 कहानियों की चर्चा उनकी की जाती है, जिनमें से सबसे अधिक अगर चर्चा होती है उनकी कहानी की तो एक कहानी की उसने कहा था। किसी लेखक की पहचान कोई एक कहानी हो जाए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और वह भी कब ये कहानी लिखी गई? 1915। तो 1915 में लिखी कहानी के आधार पर अगर कोई एक लेखक उस कहानी के माध्यम से अपनी पहचान बना लेता है तो उस लेखक की जो लेखकीय क्षमता है उसके बारे में तो जाना जा ही सकता है, लेकिन हिंदी कहानी के विकास में उसने कहा था कहानी के बारे में बिना बात किए बात पूरी नहीं हो सकती। तो इस दृष्टिकोण से भी उसने कहा था कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे एक सवाल और है, जो मैंने पीछे 2 सवाल आपके सामने किए थे, एक सवाल उसमें और जोड़ लीजिए कि उसने कहा था में उसने क्या कहा था और इस कहानी में उसने कौन है। 2 बातें, उसने क्या कहा था जिसको कि कहानी का शीर्षक ही बना दिया गया, उसने कहा था, उसने क्या कहा था यह महत्वपूर्ण है जानना। और दूसरा कि उसने कौन है। तो इन प्रश्नों के घेरे में इस कहानी को देखने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है? अब इस कहानी की जो कथा वस्तु है उस पर थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं और उसके बाद फिर हम उसके विश्लेषणों की तरफ जाएंगे और कहानी के भीतर जो अनिवार्य तत्व हैं
उसका उत्खनन भी करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने कहानी पढ़ ली है वह इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि यह कहानी जिस भूगोल में घटित हुई है वो भूगोल क्या है। इस कहानी की शुरुआत में ही अमृतसर का एक बाजार आता है और अमृतसर के बाजार में तांगे हैं, तांगे चल रहे हैं और तांगे वाले की जो अपनी बोलियां हैं, अपनी जो बोली है, पंजाबी जो बोली है, तो उस पंजाबी जो अमृतसर के बाजारों में बोली जाती है उसको लगातार वो तांगे वाला बोलता जा रहा है और उसके बोलने में कई पंजाबी समाज के मुहावरे हैं और उसकी लोक छवियां उसके बोली में दिखलाई देती है। भाषाई स्ट्रक्चर पर जब बात की जाती है इस कहानी के बारे में तो पंजाबी लोक बोलियों के बारे में बार बार बात की जाती है और इस कहानी के शुरुआती हिस्से में भी हमें ये बोलियां दिखलाई देती है कि वो तांगे वाला चला रहा है और रास्ते में आने वाले को हटने के लिए कह रहा है और हटने में वो जो कुछ भी कह सकता है वो कहता है। ठीक है, उसके बाद अब हम कहानी अब आगे बढ़ती है तो उसमें एक 12 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है जो दोनों एक दूसरे से अनजान है और एक दुकान पर दोनों मिलते हैं और वहां से उन दोनों से बातचीत शुरू होती है और बातचीत में एक एक जो पद है वह लड़का उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। तो कुड़माई का मतलब आप जानते हैं, शादी, लगन उसको कहते हैं होना। तो वो बार बार उस लड़की से पूछता और लड़की बिना जवाब दिए चली जाती है। एक दिन वह उसको बोलती है कि धत देखते नहीं, वो हर बार धत बोलने चली जाती है और दूसरे एक आखिरी दिन वह कहती है कि देखते नहीं हो ये मेरा शालू, मतलब जो शादी के समय में जो लाल चादर होता है तो लाल चादर उसके कंधे पर है। इसका मतलब ये है कि आपको ये मतलब निकालना होता है कि लड़की ये बता रही है उसको, लड़के को, कि मेरी शादी हो गई और ये शॉल देखो जो मेरे कंधे पर है। और उसके बाद लड़का थोड़ा सा निराश होता है और निराश होकर के वह अपने घर की तरफ जाता है और रास्ते में कई तरह की घटनाएं उसके साथ में घटती है, छोटी मोटी, कहीं वो टकरा जाता है तो वहां उसको लोग बोलते हैं। इस तरह से एक वातावरण बनता हुआ कहानी अपना जो प्रथम दृश्य है, अपना प्रथम दृश्य का निर्माण करता है और उसके बाद अचानक से देखेंगे कि ये कहानी भारत की जमीन को छोड़ देता है और यह कहां पहुंच जाता है, विदेश। विदेश में कहा, जर्मनी। फ्रांस और बेल्जियम का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के साथ जो जर्मनी की सीमा रेखा मिलती है उस सरहद पर यह कहानी पहुंच जाती है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि 1915 की यह कहानी जब हिंदी साहित्य में कहानी लिखे जाने की शुरुआत हो चुकी थी, कहानी अपना एक स्थापित मानदंड स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, उसी समय कहानी के शिल्प में यह एक नई बात दिखलाई देती है कि यह कहानी अचानक से अपने प्रथम दृश्य को पूरा करने के बाद भारत की धरती को छोड़कर यूरोप की धरती पर चली जाती है और सेनाओं के पलटन में यह कहानी गति करनी शुरू होती है। ठीक है, वहां अब 1915 है तो इसका मतलब साफ है कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर है। आप और हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार ने भारत से कई लोगों को सेना में भर्ती करके विदेश में युद्ध करने के लिए ले गए थे और विश्व युद्ध में वहां कई सैनिक भारतीय मारे भी गए थे। आपको यह भी पता है कि दिल्ली में जो इंडिया गेट है उस इंडिया गेट पर प्रथम विश्व युद्ध में मारे शहीदों के नाम
दर्ज है। तो एक ऐतिहासिक तथ्य कि अंग्रेज भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध पर यहां से ले गए थे। इस कहानी में भी आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौर में वहां पर सरहद पर सैनिक हैं और जर्मन की सेना से उनकी लड़ाई होती है। अब आप देखेंगे इस कहानी की बुनावट में एक यह है कि एक जर्मन सैनिक अपना वेश बदलकर कैसे भारतीय पर्यटन में शामिल होता है और किस तरह से उसकी पहचान जो पर्यटन के सैनिक हैं भारतीय वह करते हैं। और यहीं से मैं अब इस कहानी के भीतर 3 महत्वपूर्ण पात्रों का नाम लूंगा, क्योंकि अब कहानी जो है पात्रों के साथ आगे बढ़ती है। कौन कौन है पात्र, आप में से बताइए जिन्होंने कहानी पढ़ी है। सूबेदार हजारा सिंह सर। हाँ जी, सूबेदार हजारा सिंह। और बताइए। और लहना सर। लहना सिंह। जी सर। और सूबेदारनी है सर। सूबेदारनी है। सरहद पर जो जी लड़ाई कर रहा है एक और कौन है, बोधा सिंह। बोधा सिंह। जी सर। बोधा सिंह कौन है? मेजर है सर। वो किसी का बेटा है, बोधा। वो सूबेदार का बेटा है, जी सर। वो सूबेदारनी का बेटा है। ठीक है। और एक और पात्र है जिससे लहना सिंह कहता है कि जब लहना सिंह मरने वाला होता है और जिसे गोद में वो सर रखे हुए है, उसका नाम क्या है? जब लहना सिंह की मृत्यु हो रही है और उसको गोद में लेके लिटाए हुए है, उसका क्या नाम है? वजीरा सिंह। क्या? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह, बिल्कुल ठीक। तो वजीरा सिंह यानी कि लहना सिंह और हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, ये 4 ऐसे प्रमुख पात्र हैं जिसके माध्यम से कहानी ये घटित होती है। मुख्य रूप से लहना सिंह इस कहानी का मुख्य पात्र, ठीक है। और लहना सिंह की ही पलटन में हजारा सिंह है, बोधा सिंह है और वजीरा सिंह है। तो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए तमाम शहीदों की को याद करते हुए यदि आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि विदेशी जमीन पर भारतीय सैनिक किस तरह से और किस तरह के वातावरण में अपने को रखते होंगे और सरहदों पर उनकी जान जाती है। ठीक है। तो युद्ध के मोर्चे पर ये चारों लोग हैं और बीच में फिर से आप देखेंगे कि इस कहानी में एक और जिसका उल्लेख मैं करूंगा जिसे आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इस कहानी में फ्लैशबैक पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। जब भी इस कहानी पर बात होती है, जहां कहीं भी बात होती है, वे सभी बताएंगे आपको कि इस कहानी में फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया है। और ये पूरे हिंदी साहित्य में यह कहा जाता है कि हिंदी कहानी में फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग करने वाली यह पहली कहानी है। और फ्लैशबैक पद्धति आप जानते हैं क्या होता है? नहीं सर। नहीं जानते? कोई जानता नहीं है सर। पद्धति? नहीं सर। नहीं। फिल्म देखते हैं आप लोग? जी सर। उसमें फ्लैशबैक होता है? जी सर। क्या है फ्लैशबैक? उसमें पुरानी घटनाओं का सर जिक्र किया जाता है, थोड़ा दिखाया जाता है सर उसमें। पात्र जो है, कैरेक्टर है, वह अपनी पुरानी स्मृतियों में जाता है। जो कैरेक्टर है फिल्म का या कहानी का, वह क्या है, बातचीत करते करते या किसी घटना विशेष के घटित होते होते वह अपने पीछे की कथा वस्तु में चला जाता है। आज आपसे बात करते हुए मैं यदि अपने बचपन की किसी कथा का जिक्र करने लगूं, ये होगा कि मैं अपनी अपनी बात को कहने के लिए फ्लैशबैक में जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं। हिंदी कहानी में पहली बार
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने फ्लैशबैक पद्धति, हिंदी में इसे कहते हैं पूर्व दीप्ति प्रणाली, पूर्व दीप्ति प्रणाली का प्रयोग किया है और कथा कहने के लिए वह पात्रों के वातावरण का निर्माण करके पात्रों की स्मृतियों में चले जाते हैं और उसके माध्यम से कहानी कहने लगते हैं। ठीक है, तो ये इस कहानी की, ये के शिल्प की यह सबसे बड़ी विशेषता है जिसे आपको रेखांकित करना अनिवार्य होगा। इस कहानी पर जब भी आप बोलेंगे, जब भी आप लिखेंगे, तो इस शिल्प के बारे में जरूर लिखेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से यह कहानी लहना सिंह के माध्यम से आगे बढ़ती है और यह बढ़ते बढ़ते जब युद्ध के सरहद पर पहुंचती है, वहां भी स्मृति के माध्यम से यह कहानी बार बार भारत की जमीन पर लौट आती है और इसी लौटने में यह कहानी अपनी ताकत अर्जित करती है और यह ताकत शिल्प की ताकत है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस कहानी में प्रयुक्त करते हुए हमें दिखलाई देते हैं। तो लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह, हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह। तो अब एक दिन जब इन लोगों को सरहद पर जाना था और ये सरहद भारत में ही के किसी हिस्से में, तो हजारा सिंह बोलता है लहना सिंह से कि तुम जब लाम पर जाओगे, लाम मतलब अपने पलटन, ठीक है ना, अपने पलटन जाओगे तो तुम्हारा रास्ता हमारे गांव से होकर के ही, तो हमारे गांव से होकर तो हमारे यहाँ पहले आ जाना और उसके बाद फिर हम तीनों, मतलब मैं, मेरा बेटा और तुम साथ चलेंगे। ये लहना सिंह कहता है ठीक। और लहना सिंह ये सभी जब द्वितीय विश्व, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए जब जाने वाले हैं, उससे पहले की घटना, और वे तीनों निकलते हैं, निकलता है लहना सिंह, उसे घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद बाहर, घर के बाहर के बरामदे में बैठा हुआ लहना सिंह और वो तैयार हो रहे हैं, तो हजारा सिंह कहता है कि लहना, तुमको मेरी सूबेदारनी बुलाती है। सूबेदारनी मतलब उसकी अपनी पत्नी बुलाती है, कहती है कि तुमको जानती है। लहना सिंह जो अभी तक अविवाहित है और स्त्रियों के साथ उसका कोई सरोकार अभी हुआ नहीं है, तो वो चौंकता है कि मैं तो किसी को जानता नहीं हूं, मुझे कैसे जानती है। तो वो इस अनमने भाव से चौखट पर पहुंचता है और चौखट पहुंचने के बाद दुआ सलाम दोनों में होता है और उसके बाद वो कहती है कि मैं तुमको जानती हूँ, तुम मुझे पहचाने नहीं। तो ये कहता है नहीं। तब सूबेदारनी जो बात कहती है वो सबसे महत्वपूर्ण है और कहती है कि तेरी कुड़मई हो गई, तुमने ये कहा था और मैंने जवाब दिया था कि देखते नहीं मेरा शालू। और ये कहते ही लहना सिंह चौंक जाता है। और ये जो मुलाकात हो रही है, ये लगभग 25 वर्ष बाद मुलाकात हो, यानी कि 8 साल की लड़की 12 साल का लड़का जिस उम्र में है, उस समय की ये बातचीत है। और उसके 25 वर्ष बाद, यानी कि 12 वर्ष लड़का है, जो 25 वर्ष और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 25 और 12 कितना होगा? 37 साल। और 8 और 25 कितना होगा? 33 साल। तो इस उम्र में आने के बाद पहली बार दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात में परिचय यह देता है कि मैं वही लड़की। इसके बीच में, दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई के संपर्क का कोई जिक्र इस कहानी में नहीं।
लेकिन जैसा कि सवाल मैंने शुरुआत में 2 सवाल किए थे आपसे कि क्या यह कहानी प्रेम कहानी है या क्या यह कहानी युद्ध की कहानी है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर जो मैंने एक तीसरा प्रश्न किया था कि उसने कहा था कहानी में उसने कौन है और उसने क्या कहा था, इस प्रश्न का उत्तर हमको यही आकर के मिलता है कि सुवेदारनी कहती है लहना सिंह से कि युद्ध पर जा रहे हो तो मेरे सुहाग और आंचल की रक्षा करना, यानी कि मेरे पति हजारा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह की रक्षा करना। यही बात कौन कही? सुवेदारनी ने कही। और यह एक वाक्य लेकर के लहना सिंह मोर्चे पर जाता है। यही वह बात है, उसने कहा था में उसने क्या कहा था, और इसमें उसने जो है वह सुवेदारनी है। लहना सिंह के स्मृति में बैठी हुई 8 वर्ष की वह लड़की, जिसे 8 वर्ष की जो थी, जो 12 वर्ष का था तब जिस तरह के, अब उसमें आप जानते हैं कि उस उम्र में कोई प्यार नहीं होता। उस उम्र में अगर प्यार के कोई वाक्य भी कहे जाते हैं तो उसकी कोई गंभीरता नहीं होती। अगर 8 वर्ष की उस बच्ची ने कह भी दिया होगा, जब ये कि तुम्हारी कुड़मई हो गई, जब ये 12 साल का लड़का उसे पूछता है तो उसके जवाब में वो धत धत करती रहती है और एक बार कहती है कि हाँ, देखते नहीं हो ये लाल शालू। तो उस समय भी आप ये अनुमान नहीं करते हैं कि विवाह और प्रेम के संदर्भ में सारी बातें वो 8 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की और 12 वर्ष का लड़का जानता होगा। लेकिन 25 वर्ष बाद जब वह मिलता है तब उस 8 और 12 वर्ष के बीच की स्मृतियां प्रेम के एक गहरे परिपक्वता, प्रेम जो है एक गहरे बोध के साथ, पूरी परिपक्वता के साथ उनके सामने उपस्थित होता है। और इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है जानना कि आखिर प्रेम की परिपक्वता की पहचान एक खास उम्र में, एक खास समय में आने के बाद इस कहानी में दिखलाई देती हुई हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो जिस प्रेम के बारे में हम इस कहानी के शुरुआती पन्नों में नहीं जान रहे थे, उस प्रेम के बारे में 25 वर्ष बाद हम एक दूसरे तरह से जान रहे होते हैं। और यह प्रेम कैसा है? लहना सिंह का सुवेदारनी के प्रति यह प्रेम कैसा है? इस प्रेम में कोई मांग नहीं है, कोई भी मांग नहीं, बल्कि एक खास तरह का कर्तव्य बोध है। और उस कर्तव्य बोध के आलोक में ही लहना सिंह पूरी कहानी में अपने आप को आगे लेकर के चलता है। यानी कि यह जो प्रेम है इसमें त्याग है और कर्तव्य बोध है, इसमें कोई मांग नहीं, प्रेम में कोई मांग नहीं। तो इस तरह से यह जो एक प्रेम है, क्या, अब मैं फिर से एक सवाल की तरफ आपके सामने जाता हूं कि क्या इस तरह के प्रेम को कोई प्लेटोनिक प्रेम की तरह कहा जा सकता है कि इस प्रेम में चाहना कुछ नहीं है बल्कि समर्पण भाव है, कर्तव्य को पूरा करने का भाव है। तो ये जो प्लेटोनिक लव के बारे में बात की जाती है, तो इस कहानी को पढ़ते हुए आपके मन में यह बार बार यह बोध उत्पन्न होगा कि इस प्रेम को आखिर हम प्रेम के जिन संदर्भों को जानते हैं, प्रेम में जिस तरह की बात के बारे में हम जानते हैं, 1915 की लिखी कहानी में प्रेम उस तरह से है, उस तरह का है। और लहना सिंह क्या आज के अर्थों में कोई प्रेमी है सुबेदारनी? जब आप देखेंगे कि सुबेदारनी, उस लड़की का विवाह सुबेदार से हो गया है और उस प्रेम की
अपने बचपन के प्रेम की स्मृति में जा करके सूबेदारनी लहना सिंह से यह वादा लेती है कि मेरे सुहाग और मेरे आंचल की रक्षा करना। तो एक एक ऐसे प्रेम के लिए वह एक मांग करती है लहना सिंह से, जो प्रेम के अर्थ में कभी था ही नहीं 8 साल की उम्र, लेकिन उस प्रेम को याद करती है और कहती है कि तुम रक्षा करो। और लहना सिंह, जिसको कि उसने 12 साल की उम्र में अपने कान से सुना था, उसको याद करते हुए वह सीमा रेखा पर जाता है। और आप जिन लोगों ने कहानी पढ़ी है, आप ये जानते हैं कि लहना सिंह अपनी जान दे करके हजारा सिंह की रक्षा और उसके बेटे बोधा सिंह की रक्षा करता है। यह कुर्बानी किसकी? लहना सिंह की। प्रेम में कुर्बानी है, न कि किसी युद्ध में शहीद होने की कुर्बानी। और ये मैं कह रहा हूं, आवश्यक नहीं है कि आप मेरी इस बात को माने। आप अपनी राय दूसरी भी रख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए सरहद पर लहना सिंह गया और युद्ध करते हुए, घाव खाते हुए उसकी मृत्यु हुई, तो फिर यह मृत्यु प्रेम में मृत्यु कैसे कही जाए? बिल्कुल ये सवाल आपके द्वारा किया जा सकता है, और जो इसका आप उत्तर देंगे वह उत्तर गलत भी नहीं आप दे रहे होंगे। मैं उस उत्तर को काटूंगा भी नहीं, लेकिन मैं आपके सामने इस कहानी के बारे में बात करते हुए यह पाता हूं कि दरअसल युद्ध के मोर्चे पर लहना सिंह जिस तरह से हजारा सिंह को रोकता है, बोधा सिंह को रोकता है, वह इसलिए रोकता है कि उसने कहा था। और उसने कौन? सुबेदारनी कौन? जो उसे 25 साल बाद, जिससे उसकी मुलाकात केवल हुई है, और मुलाकात भी केवल एक क्षण के लिए हुई है। मोर्चे पर जाते हुए रास्ते में जो उसका घर पड़ता है, वहां उसकी मुलाकात हुई, और उसकी स्मृतियों में फिर वह 25 साल पहले की सारी बातें चली आती। तो यह कहानी अपने अपनी पूरी कथा की बुनावट में, अपनी पूरी संरचना में एक स्तर पर यहां अपने आप को पूरा कर देती है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। और कहानी पढ़ते हुए आप यह बात, आपने इस बात पर गौर किया होगा, और नहीं किया होगा तो आज इस बात पर गौर कीजिए। मैं यहां पे एक बात अलग से स्थापित करना चाहता हूं कि आपने भी ये कहीं गौर किया होगा कि व्यक्ति की जब मृत्यु होने वाली होती, तो मृत्यु के क्षण में वह अपनी स्मृतियों की यात्रा करता है। जिस क्षण उसकी मृत्यु हो रही होती है और जिस परिवेश में उसकी मृत्यु हो रही होती है, और मृत्यु के समय जो उसके आसपास लोग इकट्ठे होते हैं, उन सभी के परिप्रेक्ष्य से वह वर्तमान में नहीं होता है, बल्कि वह अपनी अतीत की स्मृतियों में चला जाता है। वह अपने अतीत को याद करता है, अपने बचपन की स्मृति, अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, वो जो जो पीछे कर चुका है, उसको वो याद करता है। और जब ये बात कह रहा हूं, तो इसके तत्काल में सिर्फ 2 उदाहरण आपके सामने दे सकता हूं। एक तो इसी कहानी 1915 की जो ये कहानी है, उसने कहा था, इस कहानी में एक जो कहानी का जो आखिरी हिस्सा है, जब लहना सिंह को गोली लगी हुई, और गोली लगी हुई है, और उसको किसी तरह से खून को रोके हुए, और जब खंदक से, जो कीचड़ से भरा हुआ है, जब बाहर वो निकल जाता है और दूसरों की सेना को वो मार देता है, और वहां से कई लोग भाग जाते हैं, भगा देता है। और जब लौटता है, हजारा सिंह देखता है कि खून से लथपथ है, और वजीरा सिंह उसको गोद में लिए हुए है, घाव, खून निकल रहा है उससे बहुत ज्यादा। तो लहना सिंह उस समय क्या कहता है, और उसके पूरे कथन को आप याद कीजिए।
इस कहानी में जब ये इस कहानी के इस खंड की जब शुरुआत हो रही होती है, तब चंद्र शर्मा गुलेरी इस कहानी में लिखते हैं कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, जैसे कि पुरानी जो स्मृतियां हैं उस पर कोई भी धूल नहीं, एकदम साफ साफ को देखा। इस कहानी में लहना सिंह अपने गांव को देखता है। फ्रांस और बेल्जियम की सीमा रेखा पर लहना सिंह अपने गांव को देख रहा है, अपने गांव में आम के वृक्ष को देख रहा है, अपने कुएं को देख रहा है, अपने खेत को देख रहा है, और उन स्मृतियों के साथ चलते हुए वह बार बार मांगता है वजीरा सिंह से पानी कि मुझे पानी पिला दे, और फिर वह अपने दादा को देखता है और उनको याद करता है। यानी कि लहना सिंह जिस भूगोल पर अभी प्राण त्यागने वाला है, उस भूगोल की उसके पास कोई भी स्मृति नहीं है, कोई भी वर्णन नहीं है, बल्कि वह अपने बचपन, अपनी जवानी के दिनों में जब अपने गांव में रहा करता था उसकी स्मृति। दूसरा उदाहरण 1936 में लिखे उपन्यास गोदान का नाम में फिर से, जब होरी सड़क पर काम करते हुए बेहोश होकर गिर जाता है, धनिया को ये मालूम होता है, वो दौड़ते हुए आती है, उसे अपने गोद में लिटाती है। ध्यान रहे, लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में लेटा हुआ है, होरी धनिया की गोद में लेटा हुआ है, और धनिया उससे पूछती है तुम्हारे जी का क्या हाल? जी मतलब मन, तबीयत कैसी है तुम्हारी? होरी इसके बारे में कुछ नहीं कहता, बल्कि होरी अपनी स्मृतियों में है। स्मृतियों में यह है कि उसका विवाह हुआ है और लाल साड़ी पहन करके धनिया आई है उसके घर में और उत्सव का माहौल है। फिर वो शिफ्ट करता है, एक अच्छी सी गाय उसके दरवाजे पर आई हुई है, और गाय की जो घंटी है उसके टुन टुन की आवाज सुनाई दे रही है, और गोबर दूध पी रहा है, उसके बच्चे दूध पी रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बचपन, अच्छा जब ये दो उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे आप कई उदाहरण अपने अनुभवों में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से मृत्यु के क्षण में व्यक्ति अपनी स्मृतियों में चला जाता है। तो इस कहानी को देखने की दृष्टि में एक दृष्टि मृत्यु बोध और स्मृति की भी है। अब मैं यहीं पर फिर से इस कहानी के शिल्प को समझने के लिए एक त्रिकोण का फिर से निर्माण करूंगा आपके सामने, और त्रिकोण के इस निर्माण के एक चोटी पर मैं रखूंगा युद्ध, दूसरी पर रखूंगा प्रेम, और तीसरे पर रखूंगा मृत्यु। इस कहानी को आप प्रेम के राजमार्ग पर चलते हुए पढ़ सकते हैं, इस कहानी को आप युद्ध की स्मृतियों के, युद्ध के समय अपने स्मृतियों में जाने के बोध पर पढ़ सकते हैं, मतलब युद्ध के परिप्रेक्ष्य में पढ़ सकते हैं, और तीसरा मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में इस कहानी को पढ़ सकते हैं। और इस तीनों के केंद्र में कर्तव्य बोध अवस्थित रहेगा कि कर्तव्य बोध के हिसाब से आप प्रेम को देखें, कर्तव्य बोध के हिसाब से आप युद्ध को देखें, और कर्तव्य बोध के आधार पर आप मृत्यु को देखें। तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है इस कहानी में, युद्ध, प्रेम और मृत्यु का, वह इस कहानी को अपने समय में
हिंदी कहानी की एक विशिष्ट कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, इन सभी परिप्रेक्ष्यों के आधार पर इस कहानी को आप एक लाइन में कह सकते हैं कि यह कहानी अमृतसर के बाजार से निकलकर फ्रांस और जर्मनी के सरहदों पर पहुंचने वाली एक विलक्षण कहानी है, जिसे 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिख रहे हैं, जिसमें प्रेम बोध एक कर्तव्य के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें प्रेम की कोई मांग नहीं है, प्रेम की कोई चाहना नहीं, बल्कि प्रेम में केवल समर्पण है, प्रेम में केवल कर्तव्य का बोध है। ठीक है, अब आप इस कहानी पर हुई हमारी इस बातचीत पर जो आपकी जिज्ञासा है वह आप हमसे पूछिए। सर, हाँ पूछिए। जैसे कि आपने बताया और ये कहानी पढ़ते हुए भी जो समझ में आया था कि जो मांग तो इनके तरफ से, लहना सिंह की तरफ से नहीं था, पर जो सूबेदारनी है उन्होंने तो लास्ट अंत तक तो यही मांग ही ली थी ना कि मेरे पति और बच्चे का ख्याल आप रखिएगा। तो एक तरफ से तो ये एक मांग ही हो गई ना। लहना सिंह के दृष्टिकोण से बताएंगे, लहना सिंह की क्या मांग है प्रेम में? नहीं, लहना सिंह के दृष्टिकोण से केवल त्याग है। हाँ? लहना सिंह के दृष्टिकोण से तो केवल यह त्याग है, सिर्फ त्याग है। हाँ, सिर्फ त्याग है। और इस कहानी का केंद्रीय पात्र लहना सिंह है। आपने सूबेदारनी का नाम जब लिया तो मुझे तत्काल अभी एक बात और याद आई, और इस कहानी पर बात जब भी आप करें तो जो बात मैं भी कहने जा रहा हूँ उस पर कहीं चर्चा नहीं होती। आप उस कहानी के बारे में जब भी कहीं पढ़ेंगे, उस पर लिखे हुए आलोचना पढ़ेंगे, तो जो बात मैं भी कहने जा रहा हूँ वो आपको मिलेगा। वह यह कि सूबेदारनी का जब आप नाम ले रहे हैं तो सूबेदारनी का नाम क्या है? सूबेदारनी का नाम तो पता नहीं, नाम पढ़ा नहीं। नहीं पढ़ा। आप में से कोई और बताएंगे कि सूबेदारनी का नाम क्या था? विश्व मोहन जी बोल। जी जी सर, मुझे मालूम है उनका नाम। क्या नाम है? उनका नाम होरा है, होरा। होरा? हाँ, होरा, सूबेदारनी होरा। तो जब लहना सिंह जब हजारा सिंह को कहते हैं कि उनको चिट्ठी लिखना और मेरी तरफ से मत्था टेकना लिखना, तब वो कहते हैं कि सूबेदारनी होरा को मेरा मत्था टेकना लिखना। और यह नाम कितनी बार आया है इस कहानी में? 2 बार सर, शायद 2 या 3 बार आया। एक ही बात तो है, 2 बार? 2 बार, ऊपर भी 1 बार कहीं आया है, मैंने देखा है सर। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। जी, मैं यही वो बात कह रहा हूं कि इस कहानी में जो एक स्त्री पात्र, एक ही स्त्री पात्र जो सूबेदारनी है, जब वह 8 साल की लड़की थी उस समय भी लेखक उसे लड़की कह करके पुकारा है, उसका कोई नाम नहीं। कहानी की संरचना में भी बार बार सूबेदारनी का उल्लेख दिखा, सिर्फ 1 या 2 बार उस सूबेदारनी का नाम आता है, और इतने हल्के तरह से वो नाम आता है कि पाठक की स्मृति में सूबेदारनी ही नाम रह जाता है, उसका कोई नाम नहीं रहता। सूबेदारनी शब्द ही उसके दिमाग में अटकता है, होरा नहीं अटकता। इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि 1915 का ये समाज था जिस समय कहानी के प्रमुख पात्र पुरुष ही हुआ करते थे, और कमोबेश आज भी यह जो संरचना है किसकी, पितृसत्ता की जो संरचना है, उसमें
जो नायकत्व है वह हमेशा किसी न किसी पुरुष पात्र के पास बहुलांश में, अब तो स्थितियां बहुत बदली हैं और अब स्त्री पात्र भी बहुत उन तक साथ आ रहे हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के बहुलांश में आप देखेंगे कि जो प्रमुख चरित्र हैं, जो प्रमुख पात्र हैं, वह पुरुष। स्त्री पात्रों के बारे में चर्चाएं कम की जाती हैं, कम की गई। 1915 की इस कहानी में भी सूबेदारनी का संदर्भ सिर्फ कुछ पल के लिए युद्ध के मोर्चे पर जाते हुए के समय में आता है, और एक उसके 8 साल की उम्र में, जब उसका नाम भी लेखक लिखना उचित नहीं समझता। पंडित चंद्रहर शर्मा गुलेरी किन आग्रहों के आधार पर उस लड़की का नाम नहीं लिख रहे होंगे, यह जानना और उसकी खोज करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी इस कहानी के बारे में बातचीत हो तो इस कहानी के भीतर केंद्रीय पात्र लहना सिंह और उसके साथ हजारा सिंह, बोधा सिंह और वजीरा सिंह के बारे में बात करते हुए हमें सूबेदारनी और उसके नाम के संदर्भ को नहीं भूलना चाहिए। अक्सर लोग सूबेदारनी के संदर्भ को भूल जाते हैं। तो जब मैंने कहा कि यह कहानी में प्रेम में कुछ चाहना नहीं है, तो मेरा तात्पर्य है कि लहना सिंह के दृष्टिकोण से, जो कि जाता है सरहद पर युद्ध करने के लिए, उससे सूबेदारनी एक मांग करती है इस विश्वास के साथ में कि 8 साल और 12 साल की उम्र में घटी हुई एक छोटी सी घटना की स्मृति को वो जगाती है लहना सिंह में, और उस जगाने को लेकर के उससे एक मांग रख देती है, और लहना सिंह उस समर्पण के भाव से, कर्तव्य के भाव से उसको पूरा करता है। जबकि न तो लहना सिंह की वह पत्नी है, ना ही लहना सिंह की वह प्रेमिका है। आज के अर्थों में, चाहे अन्य अर्थों में भी, वह कुछ भी नहीं। लेकिन पता नहीं किन स्मृतियों और किस चीज के आधार पर लहना सिंह ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया उसके कहने, जो उसने कहा था। ठीक है ना? तो और पूछिए जो पूछना है इस पूरी बातचीत में। सर, एक प्रश्न मेरे मन में था। हाँ, पूछिए। जो हमारे पास 2 भाग दिए गए हैं हिंदी उपन्यास और कहानी के हाँ। पाठ्य सामग्री में, उसमें जो आलोचना वाला जो खंड है, उसमें हमारा इस कहानी पर जो आलोचना लिखी है सत्यवती कॉलेज के शायद प्रोफेसर हैं वो, और उन्होंने इसको द्वितीय विश्व युद्ध से जोड़कर देखा है। देखा, चिंता मत कीजिए, वह प्रथम विश्व युद्ध ही है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो वहां पे गलती से वो वर्ड लिख गया होगा, और लिखने वाला ने वहां पर प्रथम लिखना होगा, लेकिन वो हो सकता है, मुझे भी ऐसा ही लगा। मैं थोड़ा पजल हो गया था, पर मैंने हिंदी समय पर नामवर सिंह जी का लेख पढ़ा तो मुझे स्पष्ट हो गया। नहीं, जैसे ही आप इस कहानी के लेखन वर्ष के बारे में आप जानेंगे तो 1915 की है, तो आपके दिमाग तत्काल आ जाएगा कि यह प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ही बात कही गई। ठीक है। मेरा ध्यान है वहां पर एक द्वितीय शब्द लिखा हुआ है जिससे कि कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के समय की लिखी हुई है, और जो इसका घटना का संदर्भ है वह प्रथम विश्व युद्ध का ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक। और कोई सवाल? किसी का कोई और सवाल इस कहानी को पढ़ने के बाद जो उसके दिमाग में? अच्छा, केवल सवाल नहीं, मैं ये कहता हूं कि कहानी के बारे में जितनी भी बात मैंने यहाँ बताई, उसमें कुछ और भी ऐसी बातें होंगी जो आपने जब इस कहानी को पढ़ा तो आपके जेहन में आया, वह भी शेयर कीजिएगा कि आपने इस कहानी को पढ़ते हुए इसमें क्या पाया। ऐसा कौन सा पक्ष आपने इस कहानी में देखा जिस पर चर्चा आज हमने नहीं की, ये इसका भी आपको उल्लेख करना चाहिए, जिससे मुझे लगेगा कि आप एक सजग पाठक और एक सजग अध्येता। सर, मैं एक बात बताऊं, ये पढ़ते हुए मुझे क्या लगा,
जो मतलब जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है ना कि वह आवाज तेज करके बोलिए, तो आवाज यहाँ पहुंच नहीं रही है। सर अभी आवाज आ रही है क्या? बहुत, हाँ अच्छी आवाज। हाँ, तो मुझे जो लगा ये पढ़ते हुए कि मतलब इतना समर्पण, इतना त्याग तो मतलब कहानी में ही शायद संभव है। पर ये पढ़ते हुए फिर मैंने कुछ और भी चीजों को देखा कि लहना सिंह शायद से कोई रियल कैरेक्टर ही है शायद, पता नहीं मुझे, मैंने देखा कुछ इधर-उधर पढ़ते हुए, तो पर मतलब साहित्य में ही ये संभव है। और दूसरी बात ये है कि मरते समय मतलब मृत्यु जब सामने है तो उस समय समझ में नहीं आता है कि स्मृति आएगी सामने या फिर वास्तव, ये तो पता नहीं। पर ये मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं लेखक की जो कल्पना है, वो है। और कहानी को मतलब एक के बाद एक घटनाक्रम समझाने के लिए या फिर पाठकों को एक विश्लेषणात्मक दृष्टि देने के लिए शायद से ये मृत्यु के समय फिर पीछे की जो घटनाएँ हैं उसको दोहराया जाता है शायद। और भी कोई कुछ कहना चाहता हो इस कहानी पर? सर सूबेदारनी के नाम के संदर्भ में जो आपने निवेदन किया, मैं उसके संबंध में एक निवेदन करना चाहता था कि होरा शब्द सूबेदार के लिए भी आया है और सूबेदारनी के लिए भी आया है सर। 2 बार चौथा जो दृश्य है उसी में पहले सूबेदार होरा करके आता है और बाद में सूबेदारनी होरा करके शब्द आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूबेदारनी का कोई नाम नहीं है? जी जी बिल्कुल यही निकल रहा है। और ये होरा शब्द शायद उनकी कोई जाति से सूचक या ऐसा कुछ होगा या जाति नहीं है, इनके लोक लोक बोली, लोक में जो प्रचलित शब्द है वह उसमें आया। इसलिए मैं जब ये बात कह रहा था कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ स्त्रियों, जब स्त्री का जब विवाह हो जाता, और आप में से अधिकांश लोगों का ये अनुभव होगा, जब विवाह करके वो दूसरे घर में पहुंचती है, कम से कम ग्रामीण आप में से जिनका भी ग्रामीण बोध होगा, गांव में रहने वाले होंगे या जो जिनका बैकग्राउंड ग्रामीण बोध से गांव से होगा, वे जानते हैं कि गांव में विवाह होने के बाद जब स्त्री आती है तो वहां पर उसके घर में या उसके बाहर के लोग जो उसकी पहचान करते हैं वो उसके नाम से नहीं करते। किससे करते हैं? पति के परिवार से या संबंध से आई, जहां से वो आई होंगी उसके गांव के नाम से वो बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर पटना से आई है तो पटना वाली हो गई, पटना वाली आई है उससे बुलाओ, या पटना वाली कह रही थी, या पटना वाली ये ने अच्छा खाना बनाया है, जो भी आप शहर का नाम दे। तो मैं तो शहर का नाम पटना ले लिया, वहां तो गांव के नाम लिया कि गांव से जो चली आई। ये जो लड़की है जिसकी शादी हुई है तारा सिंह से, तो वो आने के बाद चूंकि वो सूबेदार है सेना में, तो अपने आप सूबेदार नहीं, उसका कुछ नाम तो, लेकिन नाम इस पूरी कहानी में नाम कहीं दिखाई नहीं देता है जिस तरह से कि पुरुष पात्रों का दिखाई देता है। तो इसकी वजह कि एक जो पितृसत्तात्मक ढांचा रहा है हमारी दुनिया में, हमारे देश में नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया में, और भारत में तो और ज्यादा ही रहा है, उसमें स्त्रियां विवाह के बाद अपना नाम खो दिया करती थी, उनका नाम रहता नहीं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता की बात है जिसे हम सबको जानना चाहिए। और जब भी आप हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यासों के बारे में बात करें तो आप जरूर ये ध्यान रखें कि आखिर स्त्री पात्रों के संदर्भ में इतनी कम बातें क्यों कहेंगे। ठीक है ना? तो सर क्या इसको भागवत में राधा का नाम नहीं है, इससे भी जोड़ सकते हैं? क्या चीज फिर से बताइए? श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं है,
पूरी कृष्ण कथा हो गई पर राधा का नाम कहीं नहीं आया। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि काचित मधुकरम दृष्ट्वा में काचित जो है वो राधा का नाम है, पर क्या कुछ इसी से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, मैंने ये कहा कि आप पूरे भारतीय वाङ्मय का अध्ययन अगर करें तो आप लेकिन ये जब आप ये कहेंगे तो एक तरह से सरलीकरण भी हो जाएगा। आखिर उपनिषदों में गार्गी मैत्रेयी के नाम तो आए हैं, इन लोगों के नाम आए हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा भी नहीं है कि नाम बिल्कुल नहीं आए। ध्यान सिर्फ इस बात देना कि जो बहुलांश है हमारा वाङ्मय का, जो बहुलांश जनरलाइज जनरल स्टेटमेंट नहीं देना है, जो बहुलांश कुछ बहुलांश ये हमें दिखलाई देता है। और इसी कारण से क्योंकि हमारे अवबोध में ये बातें रही हैं, इसलिए कहानी या उपन्यास के स्ट्रक्चर में ये धीरे धीरे चली आती है। लेखक या रचनाकार या जानबूझकर ऐसा नहीं करता, बल्कि वह एक संरचनागत जो सामाजिक व्यवस्था रही उस व्यवस्था के कारण ऐसा हो जाए। इसलिए ये हमें दिखाई देता है कि 1915 की इस कहानी में सूबेदारनी का, और ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, यह बात मैं अतिरिक्त कह रहा हूं। कहानी, इस कहानी के ऊपर लिखे हुए आलोचना में, तमाम आलोचनाओं में यह पक्ष पर चर्चा कहीं नहीं की गई नाम को लेकर के। तो ये मेरा अतिरिक्त रूप से आपके सामने ये बात मैंने रखी कि ये आप ध्यान रखें कि यह भी एक पक्ष इस कहानी में हो सकता है। ठीक है ना? इसका मतलब सर आपने ये कहा कि जो होरा शब्द है वो स्थान से संबंध रखता है, व्यक्ति से संबंध नहीं रखता। नहीं, लोक बोली के शब्द हैं वो, और ये संबोधन में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, संबोधन। ठीक, हाँ ठीक है सर। और फिर से एक बार कहानी को आप बाकी सभी लोग देखिएगा और ये तलाश कीजिएगा जो मैंने बात कही है कि क्या कहीं कोई नाम है अथवा नहीं। ठीक है ना? इसके अलावा तो कोई नहीं। और कोई सवाल इस कहानी के किसी पक्ष पर अगर बात आपको समझ में आई ना हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ करना है किसी को और? तो बातचीत यहीं खत्म करें। हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। और जो बाकी जो कहानियां दो हैं जो मैंने बताई हैं आपको, वो पढ़ लीजिए। जी सर, पढ़ेंगे। यही सच है और परिंदे। हाँ ठीक है सर। तो परिंदे पर मैंने कुछ वीडियोस भी भेजे हैं आपको। हाँ सर। और टेक्स्ट भी भेजे हैं, उसको भी देख लीजिए। ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू। ओके। प्रणाम सर। प्रणाम सर।